बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो फेक न्यूज़ का है, डिसइंफॉर्मेशन का है, मनफी प्रोपेगेंडा कह लें आप, या ऐसी खबरें जो आवाम में बदगुमानी और मायूसी और खौफ व हिरास फैलाती हैं। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त वतन अजीज़ को झेलना पड़ रहा है। PTI की जो इंतशारी इनकलाब हमें नज़र आया, जिसमें नाकाम बगावत के बाद एक मनफी खबरों का, फेक न्यूज़ का और AI के तहत जो वीडियोज़ और तस्वीर है उनका एक सिलसिला चल पड़ा है और उसको इस्तेमाल करके यकीनन आवाम को बहुत बुरी तरह से मिसगाइड भी किया जा रहा है। इससे न सिर्फ हमारे आवाम में एक कहेंगे इस तरह भी कैफियत नज़र आई, बल्कि दुनिया में भी हमें जगहसाई का सामना करना पड़ा। जिस तरह PTI की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने सैकड़ों झूठी शहादतों का प्रोपेगेंडा किया और फिर आवाम ने देखा कि वही शहीद जो हैं, जो उनके कारकुनान शहीद थे, वो जिंदा भी हो गए और यही PTI अपने ही दाम में इस वक्त फंस चुकी है और जिस तरह से वो अब एक्सपोज होना शुरू हो चुकी है वो भी आवाम देख रहे हैं। मगर यहाँ पर माफ़ी नहीं मिल सकती। अब इस वक्त हुकूमत जो है वो बड़े सख्त एक्शन में नज़र आ रही है। हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि जाली मनफी झूठी खबरों पर सख्त एक्शन लेकर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सो साइबर क्राइम का मुजवज़ा तरमीमी बिल तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत झूठी मनफी खबरें देने वालों पर 5 साल की कैद होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा। बात आज हम यही करेंगे इसी मौजूदा तनाजुर में कि कवानीन में तब्दीली कितनी ज़रूरी है और जो पहले से कवानीन मौजूद थे उसका इतलाक़ क्यों ना हो सका। इसके अलावा बात होगी नेक्टा और सूबों के दरमियान जो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए अहम इजलास हुआ है, जिसमें नेशनल फ्यूजन सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। इससे दहशतगर्दी पर कितना कंट्रोल होगा। और फिर वही बात आ जाती है जो डिजिटल टेररिज्म के हवाले से बात की जाती है कि हुकूमत, रियासती इदारे, फ़ौज के आला अफसरान और जो मखसूस शख्सियात होते हैं उनके खिलाफ मनफी खबरें देने वालों के खिलाफ क्या सज़ा तजवीज़ की जाएगी। पैनल का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, PTI से आपका ताल्लुक़ है, आपको वेलकम कहते हैं नदीम साहब। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट डॉक्टर फरहान वर्क मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका। चौधरी परवेज़ संदेला नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। चौधरी परवेज़ साहब, शुरू आपसे इसलिए करूँगी कि आपकी हुकूमत है, ये जो साइबर क्राइम है ये तो दुनिया के लिए इतना एक बड़ा ख़तरा बन चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत रही या पिछली हुकूमत रही, सबको इसका इदराक तो रहा, लेकिन इसको इस तरह काउंटर नहीं किया गया। सर बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैंने कहा जी देखें, आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में इसका अब हुकूमत को भी इदराक हो गया है, रियासत को भी इदराक हो गया कि ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है इसको कंट्रोल किए बगैर आप मेरे ख्याल में मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकते। क्योंकि हर रोज जब आप सुबह उठते हैं तो स्टॉक मार्केट की एक बड़ी खुशखबरी हमें मिलती है। पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई मनसूबा हमारे सामने आ रहा होता है। शहबाज शरीफ साहब या तो किसी दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं या फिर वहां से वापस आ रहे होते हैं, या फिर वो कुछ इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्क से लेके आ रहे होते हैं, फिर या उनके पास पाकिस्तान में कोई दूसरे मुल्क का सदर अपने 70-80 रुकनी वफद के साथ आ। तो ये वो जो चीजें हैं, ये वो जो तरक्की है, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो GDP है और ये जो बेरोजगारी का खात्मा है, ये इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सिर है इस मुल्क की। मैं तो उसको तहरीक इंतशार ही कहूंगा उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासी तौर पर वो सियासी मौत है। इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क में रोजगार, तहरीक इंतशार की जो है सियासी तौर पर मौत है। और वो फिर जिस किस्म की चीजें लेकर सामने आते हैं, अच्छा उसमें फिर अभी आपने ये कहा ना कि एक तो ये देखें, ये टास्क फोर्स जो बनी है, आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट सामने आएंगे और जिन्होंने भी इस धरने के दौरान फेक न्यूज पर जो भी प्रोपेगेंडा किया है वो तमाम के तमाम इसके दरमियान में आएंगे और 10 दिन में रिपोर्ट पेश हो जानी है। उसके अलावा जो कानून में भी कुछ तब्दीली की जा रही है, जाहिर है जो नून लीग के दौरे हुकूमत बना था वहां पे भी 3 साल की फेक न्यूज पर जेल, 10 साल की सजा और जितने भी अकाउंट्स होंगे वो भी डिलीट करने के बारे में उस पर भी वज़ीर आज़म साहब जो है वो बड़ी सख्ती से अमल पेरा है और आने वाले दिनों में वहां पर भी आपको खबरें और न्यूज मिलेगी। देखिए कुछ मुल्कों में थोड़ा बहुत डर खौफ होता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। एक्चुअली जो कानून तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब देखिए इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने जो वीडियो लगाई थी वो AI वीडियो थी। 3 दिन तक वो वीडियो चलती रही, लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने कहा ये तो उससे वहां की नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती है और जाहिर है AI जनरेट वीडियो है। इसके अलावा इमरान खान साहब की पूरी पार्टी जो 270, बल्कि कुछ लोगों ने तो 1000 से भी लाशें जो है वो शुरू की थी, वो करते करते अब वो 12 पे आकर रुक गए हैं। इमरान खान की खुद अपनी जात के हवाले से इमरान जो सूरी साहब है वो कह रहे हैं कि उनको कुछ स्प्रे किया है वो नीम पागल हो जाएंगे। अब फिर जो दूसरे उठे हैं तो उन्होंने कहा जनाब उनको उठाकर फौजी तहवील में दे दिया गया। तो फेक न्यूज सिर्फ ये हुकूमत के खिलाफ नहीं, फेक न्यूज उनकी अपनी व्यूअरशिप के लिए भी है, उनके डॉलर कमाने के लिए भी है। लेकिन इस पे हुकूमत आने वाले दिनों में आप देखेंगे तब्दीली देखेंगे, क्योंकि एहसास हो गया है
इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर इस पे कुछ ना किया तो आपको पता है जनूबी कोरिया में आज वहां के सदर ने मार्शल लगा दिया है, इमरजेंसी नाफज कर दिया है। वहां पर भी यही रवैया जो अपोजिशन का है, इसी तरह की फेक न्यूज और डिस इंफॉर्मेशन की तरह से वहां पे हैपन हुई है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्वाब हो सकता है कि यहाँ पे इस लेवल पे जाएं, इस लेवल की ये हरकतें करें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी इस किस्म का कोई माहौल बने। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत तो चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुझे चलती हुई आगे नजर नहीं आ रही। ठीक है नदीम साहब, अब आप लोग का एहतजाज जब भी बात करें तो यकीनन जमहूरी आईनी हक है भाई आप लोग का एहतजाज, धरना, जलसे जुलूस करना। आप वाहिद वो सियासी जमात नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एहतजाज किया, लेकिन जिस तरह का एहतजाज हुआ, धरना हुआ और उसके बाद जो हालात बने, मतलब वो तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नज़र नहीं आए। सर आप लोग की जब हुकूमत थी, मुझे याद है 19 अप्रैल 2019 को TLP का जब धरना था और फ्रांस के एम्बेसडर को जाने की बातें, वो निकालने की बातें कर रहे थे, तो आपके बानी PTI ने कहा था कि जी इस वक्त मुल्क में मनफी प्रोपेगेंडा जारी किया जा रहा है, 4 लाख ट्वीट्स हैं और जिसमें से 70% फेक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे हैंडलर्स तो मुल्क से बाहर हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो आपके दौरे हुकूमत में की गई, मगर इसको मुनाफकती कहेंगे ना सर कि आज वही चीज़ें आपकी जानिब से हमें नज़र आ रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। देखिए मैं सबसे पहले तो समझता हूँ कि किसी अच्छी हेल्दी डिबेट के लिए लफ्ज़ों के इस्तेमाल में एक दूसरे के लिए ताज़ीम का और इज़्ज़त का इजहार करना कोई मायूब बात नहीं है। करोड़ों लोगों की सियासी जमात के हवाले से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तहरीक इंतशार, ये वो माइंड सेट है, ये वो जहन है जिसको मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, चूँकि पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, मेरा मादरे वतन है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, और कौन होगा जिसको अपने वतन से प्यार नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने अपोनेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए अखलाकी हुदूद पार कर जाएंगे और जब वहाँ से रद्द अमल आएगा तो आप उसके लिए ताज़ीर खड़ी कर देंगे, मुझे ये इंसाफ समझ नहीं आया। आपको याद होगा एक दौर में नैब लॉज बने थे, वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, नैब लॉज बनाए गए, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करना नसीब ना हुए, वो उनके वालिद पर इस्तेमाल हुए, मियाँ शरीफ मरहूम पे पीपल्स पार्टी ने वो इस्तेमाल किए। हुकूमतें जब कानून साजियाँ कर रही होती हैं तो वो ये भूल जाती हैं कि एक रोज़ उन्होंने भी अपोजिशन में आना है। मैं किसी भी तरह ना ही पाकिस्तान के वकार पे, ना ही पाकिस्तान के मस्बत चेहरे पे, ना ही पाकिस्तान की तरक्की और प्रोग्रेस पे मैं नहीं समझता कि कोई तनकीद होनी चाहिए। ये हम सबका मुल्क है। हाँ, हमने देखना ये है कि इस सारे माहौल का, ये सारा जो इस वक्त एक कास पैदा हुआ है, इसका बेनिफिशरी कौन है। अगर मुझ पर फेक न्यूज़ बनाने पर या लोगों को मिसगाइड करने पर कोई कानून लागू होता है तो क्या हुकूमती इदारे इसे मुबर्रा है? क्या हुकूमती वज़रा को ये हक दिया है किसी ने कि वो किसी की किरदार कशी में उन तमाम हदूद को क्रॉस कर जाए? देखें, होता यह है कि हुकूमतें अमूमन डिबेट से, डायलॉग, चूँकि हुकूमतें ताकत में होती हैं, हुकूमतों के पास सरकारी मशीनरी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने जिक्र किया, उस दौर में बिलावल भुट्टो साहब ने भी मार्च किया था और उनके पास सिंध की गवर्नमेंट थी। उस वक्त भी मीडिया ने कोट की थी चीज़ें कि जी सिंध की तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ हुई थी, लेकिन हमने उनको इस्लामाबाद तक पूरा माहौल प्रोवाइड किया। एक जगह, किसी जगह ना रिस्ट्रिक्शन हुई, ना उनके काफिले को नुकसान पहुंचा, और वो महंगाई के खिलाफ आए थे उस वक्त जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस वक्त जब डॉलर का रेट 178 रुपये था, उस वक्त जब रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दोनोश हर आदमी की एक्सेस में थी। उसी ज़माने में मरियम नवाज साहबा ने और हमजा शहबाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, लाहौर से इस्लामाबाद आए थे, कुछ नहीं हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया था। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान, तो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि माजी में इतनी हमने धरने, जलसे, जुलूस देखे, मगर इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी कि आपके अपने ही लीडर अपने स्टेटमेंट देकर उससे मुकर रहे हैं, और फिर आपके अपने ही जो सोशल मीडिया ट्रोल हो रहा है उसमें फेक न्यूज़ और AI के तहत जो है वो खबरें पहले अवाम में बदगुमानी फैलाई जाती है और फिर उसको हटा दिया जाता है। चलिए डॉक्टर फरहान, हम जब भी बात करते हैं, मतलब यकीनन ये डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हम सोशल मीडिया का जो एक टर्म यूज़ करते हैं, ये मीडियम अगर इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो ये कितना ख़तरनाक साबित होता है? जी बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे पहले मैं नदीम साहब की एक बात को थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी अल्फाज में बोला कि इसका बेनिफिशरी कौन है। हमें बेनिफिशरी का इल्म होना चाहिए कि इसकी बेनिफिशरी पाकिस्तान के खिलाफ
जो लोग हॉस्टाइल एजेंसीज लगी हुई हैं वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हैं कि जब भी पाकिस्तान में कियोस या अनार्की फैलेगी तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की जो दुश्मन एजेंसियां हैं वो सबसे ज्यादा खुश होती हैं। और अफसोस के साथ जो बातें अभी नदीम साहब ने की मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर, लेकिन अगर नदीम साहब यही अल्फाज तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल पर बोलें तो तहरीक इंसाफ के जो अपने सपोर्टर्स हैं वो इनसे लड़ने लग पड़ेंगे कि तुमने कैसे जुर्रत की कि तुम पाकिस्तान के हक में ये बातें कर रहे हो। क्योंकि मसला ये है कि पूरे का पूरा बयानिया इनके हाथ से हाईजैक हो चुका है। हमें ये चीज एडमिट करनी पड़ेगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ का बयानिया सोशल मीडिया पर कैसे चल रहा है, जाली अकाउंट्स हैं, बेनामी किस्म के अकाउंट्स हैं, बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, हमें उनकी शनाख्त का नहीं पता, हमें नहीं पता वो कौन सा बंदा है, वो क्या कर रहा है, किस एजेंसी से उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, हमें उसकी शहरियत का भी इल्म नहीं। लेकिन वो जो अकाउंट्स हैं वो बैठकर पूरी तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत को बाकायदा डिक्टेशन देते पाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने आकर चढ़ दौड़ना है, हमला करना है, गोलियां चलानी है, फायरिंग करनी है, किसी बंदे को नहीं छोड़ना, रेंजर्स पे हमला करना है, पुलिस पे हमला करना है, शोहदा के ऊपर अटैक लॉन्च करने हैं, कभी उन्होंने जी कहना है हमने अपनी फौज का, अपने मुल्क का बाइकआउट कर देना है। तो वो इस तरह की एक जहन साजी हो चुकी है जिसको इस वक्त रिवर्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये पूरे का पूरा जो बयानिया है वो इन जैसे लीडरों के हाथ से निकल चुका है, जिसका मुझे अफसोस है कि हमारे भाई ने इधर बैठकर बातें की, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन वो अगर अपने सोशल मीडिया पर गौर करें तो वहां पर हालात हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। परवेज साहब, अब जरा इसी हवाले से आप भी अगर कोई कमेंट करना चाहें नदीम साहब के जवाब पर, और साथ साथ ये भी खबर ले लें कि अब इस वक्त जो है वो कवानीन में तब्दीली कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो है आपकी जो IT मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक इस बिल का मकसद अफराद, कारोबार और कौमी सलामती के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और साइबर चैलेंजेस से निमटने में कारकर्दगी को और हमआहंगी को आगे बढ़ाना है। सवाल फिर वहीं आ जाता है, सर इस वक्त कितनी सीरियसली इस चीज़ को लिया जाएगा? अभी नदीम साहब ने फरमाया ना कि जब कवानीन बनाए जाते हैं तो सोचा नहीं जाता। मैं कह रहा हूं कि आज नदीम साहब की पार्टी जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन का सहारा लेकर ये कल चीजें इनके सामने भी आ सकती है, बल्कि आ रही हैं। इमरान रियाज साहब जो इनके सबसे बड़े फेवर में सुबह से लेकर शाम तक मिलियंस व्यूअरशिप लेते हैं, इनकी कहानियां और स्टोरियां सुनाकर आज अली अमीन गंडापुर से ने जवाब दिया ना, उन्होंने बताई है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन हो। ये देखें इनके भी गले पड़ने वाले हैं। आज इनको लग रहा है ना ये फेक इंफॉर्मेशन से या मतलब कि झूठ से हुकूमत का नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल ये इनके खिलाफ भी आने वाला है। और जहां तक ये बात कर रहे थे ना अभी के मतलब के मरियम नवाज साहबा हमजा साहबा के साथ आए और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब सिंध से आए। जनाब एक गमला अगर तोड़ा हो तो बता दें, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 लॉन्ग मार्च किए और PDM ने मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में जलसे किए हैं। आप लोग अपनी कोई ऐसी हिस्ट्री बता सकते हैं? चले अभी रिसेंटली आपको नहीं आने दिया जा रहा। अब मुझे वो असमतुल्लाह जनेजो याद है जो पुलिस के SP थे, जिनके मार के सर में मेरे ख्याल में 17 या 18 टांके लगे थे। वो बेचारा पता नहीं कितनी देर अस्पताल में जर्मनी में आकर उसका इलाज हुआ था। क्या वो पुलिस वाला याद है? वो तो कल की बात नहीं है, वो तो 10 साल पहले की बात है, जब आप लोग पहले धरना लेकर आए थे, जब आप लोगों ने 126 दिन वहां पे नाच गाना किया था। ये देखें इनकी पुरानी आदत है, ये फेक इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। रात को ये एक वीलॉग देखते हैं, सुबह उठकर इमरान खान साहब उस पर खिताब कर दिया करते थे, रात को वो फिल्म देखते थे, उससे सुबह मिलती जुलती हमें कोई स्टोरी सुना दिया जिसका कोई तल्लुक ही नहीं है। वो जो 35 पेंचर वाली कहानी थी वो क्या था? तब इनका रास्ता रोका होता, तब इनका गिरेबान पकड़ा होता, तो ये आज नौबत यहां तक ना पहुंचती। सिर्फ और सिर्फ ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये जो कवानीन है, इस पर अमल दरामद करने के लिए हंगामी तौर पर बल्कि जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए, वरना इतने लेट हो जाएंगे। किसी जगह पे किसी गोली चलने की आवाज कोई तो रिकॉर्ड कर ले, हजारों की तादाद में वीडियोस बनी है, वहां से बुशरा बीबी और साथ में गंडापुर साहब के भागते हुए की वीडियो बन गई है, गाड़ी चेंज करते वीडियो बन गई है। एक नई वीडियो मिली तो वो जिसमें 400 बंदा मार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कहां से शुरू किया 412 पे आगे रुक गए हैं, और अभी अल्लाह के हुक्म से ये एक आध पे आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई हैपन हुई नहीं है। अगर हुई होती तो यकीनन कोई वीडियो बनी होती। तो ये सबसे जरूरी काम है फेक न्यूज, और इस पे मेरे ख्याल में अदराक है इस वक्त हुकूमत को। तो इंशाल्लाह ताला हाथ इन पे आ रहा है। सर ये जो टिपिकल प्रोपेगेंडा सेल चलाया गया, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चलाया गया। नदीम साहब, ये जो मैंने पहले भी कहा कि आप लोग खुद जो है इन तमाम चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक, आज के दिन तक जितना भी आप जायज़ा लें, आज ही लेटेस्ट जो अली अमीन गंडापुर की जिस तरह की लैंग्वेज हमने सुनी है वो तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक नॉर्म्स होते हैं, एक एथिक्स होता है, एक सोसाइटी में एक बिहेवियर होता है। सर सारा बिहेवियर तो माजरत के साथ आपके जो ट्रोल करने वाले बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने जितना मुआशरे में एक नारकी फैलाई है और एक जो पस्ती की तरफ धकेल दिया है, एक हमारे सोशल बिहेवियर को नुकसान पहुंचाया है, सर पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ। मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपसे ये सवाल कर रही हूँ। अब ये तमाम चीज़ें लेके आपकी अपनी पार्टी खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है।
अच्छा मैडम, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया का हिस्सा नहीं हूं। मैं आज भी अपने हुक्मरानों से ये समझता हूं कि हुकूमत वक्त के पास ज्यादा बड़ा कैनवस होता है, उनका दिल ज्यादा बड़ा होना चाहिए, उनकी सोच में ज्यादा तहम्मुल, तदब्बुर और होशमंदी होनी चाहिए। इसका जवाब दे दूं सर? पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। इसका जवाब अभी टाइमली देना जरूरी, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जब आपकी हुकूमत थी, ऑपोजिशन लीडर कौन था? शहबाज शरीफ साहब। उस वक्त मुल्की सालमियत के लिए, खुशहाली के लिए किसने हुकूमत को ऑफर दी थी कि आईजी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें? क्यों नहीं बढ़े थे आप लोग? अच्छा, अब पहले मैं उन बातों का जवाब दूं जो संदीला साहब ने की है। एक तो मैं इस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता था, मैं फिर पीटीवी के हवाले से, जाहिर है पीटीवी की अपनी एक ऑडियंस है, आपकी अपनी पॉलिसीज है, लेकिन मैं इसलिए मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, आप इस चीज को क्लियर करें सर। आप यहाँ पे बैठ के सारी वो बातें कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। मैं आपसे नहीं, मैं बहुत एहतियात से गुफ्तगू करूंगा और मुझे गुफ्तगू एहतियात से करनी चाहिए। मैं समझता हूं हर उस शख्स को जिसके पास कलम है, जिसको अल्लाह ने को बोलने का, अच्छे लफ्जों का कोई सलीका दिया है, उसको इस सारी आग पर अब पानी डालने का काम करना चाहिए। अगर हमारे वहां किसी पुलिस के अफसर के साथ ज्यादती हुई है और वो जहां बाक हुआ है, वो शहीद है, वो हमारा भाई है, हमें एहसास है कि एक शख्स जब किसी घर से रुखसत होता है, हादसे का हिस्सा बनता है, तो उस फैमिली पे क्या गुजरता है। जो रेंजर्स के नौजवान शहीद हुए हैं और जो बाकी नौजवान शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं। सियासी जमातों को, हुक्मरानों को मैंने कभी इतना ऑफेंसिव नहीं देखा। हर दौर में अपोजिशन रही है, हर दौर में रहेगी। वैसे मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप तो चलो किसी की दादरसी के लिए पहुंचे, मगर आपके वो जो टॉप लीडरशिप जो टीवी पर बैठ के इतनी डिबेट कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो तो कभी किसी ना जख्मियों के घर पे गए, ना हमें किसी का, मीडिया के लोग गए उनके दिए हुए एड्रेस पर, तो वहां पर तो कोई जख्मी और कोई किसी के वहां पे मतलब कत्ल कोई इस तरह से कोई। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल एक जुमला मुझसे ले लें। मैं देखिए, मैं आज भी समझता हूं मैडम, मैं आज भी समझता हूं अभी भी वक्त है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी हमारे अस्करी इदारों के हवाले से कोई कैंपेन सोशल मीडिया पे हो रही है, उनको सामने लाएं, उन काली भेड़ों को पकड़ना चाहिए। सर वक्ती तो था, तो आप लोगों को ये ऑफर दी थी कि भाई संग्रानी में जाके किसी जगह पर अगर आप लोग धरना देना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, पुरम ने एहतजाज करें वहां पर जाकर। लेकिन आपकी बुशरा बीबी वो लीड करती हुई यहाँ पहुंच गई, अली अमीन गड्डापुर वहां पहुंच गए, उनके साथ उनकी गाड़ी में उन्हीं के वर्कर्स ने क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। आप जहां बैठी हैं इसके साथ ही वो एहतजाज था। ये पॉश्तरीन एरिया है, ना किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, ना किसी फर्द को नुकसान पहुंचा। जिन्होंने पूरा एहतजाज करना है, जिनको आप इंतशारी कह रहे हैं, नुकसान भी उनका हुआ, जख्मी भी वही हुए, गाड़ियां भी उन्हीं की तबाह हुई, इल्जाम भी हम पर है। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा, अभी भी वक्त है हम सब मिलकर इन मसलों से बजरिया टेबल टॉक, बजरिया गुफ्तगू-ओ-शनीद, बजरिया डायलॉग बाहर आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर फरहान, आप क्या समझ रहे हैं? तो आप इनकी बात पे यकीनन कोई कमेंट्स करना चाहेंगे, तो पहले वो कर दीजिए, फिर मैं सवाल आपको देती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी एहतजाज होता है उसके लिए आपको अदालत से इजाज़त लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आप बेहंगम किस्म का एहतजाज कर दें। तहरीक इंसाफ दौर में 3 एहतजाज हुए। एक एहतजाज मौलाना फजलुर रहमान का हुआ, अदालत से बाकायदा इजाज़त ली गई, फिर वो एहतजाज के लिए आए। बिलावल भुट्टो की रैली आई, अदालत से इजाज़त ली, फिर वो इधर आए। ठीक है, अब एक एहतजाज दरमियान में ऐसा भी हुआ जिसके लिए अदालत से इजाजत नहीं ली गई, वो टीएलपी का एहतजाज था और उस पे आपने देखा कि उस अरसे के दौरान जो टीएलपी थे उन्होंने भी एक बहुत बड़ा नंबर क्लेम किया कि हमारे साथ ये सारा वाकया हुआ है जिस तरह ये आज कर रही हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो है रूल ऑफ लॉ। अगर आज ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, जो कि पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, तो मुझे बताएं कि कल को फर्ज किया कोई दहशतगर्द जमात है और वो इस तरह से लोग लेकर आ जाती है, तो पाकिस्तानी रियासत किस कानून के तहत उनको रोकने की मजाज होगी? तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपने इधर एहतजाज लाकर रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया, आपको ये चीज माननी पड़ेगी, आपको अदालत से इजाजत नहीं थी। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज हमारे भाई ने की, मैं बिल्कुल उनके ख्यालात को अप्रिशिएट करता हूं, जो उन्होंने बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मसला ये है कि यहां पर तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने मुख्तलिफ फिगर्स कोट किए हैं ना, हमने तो उनको नहीं बताया। अब लतीफ खोसा एक चैनल पर जा रही हैं, वो कह रही हैं 278, एक और लीडर आता है वो कहता है 500, एक कहता है 400, एक कहता है 300। मतलब ये इंसानों की जानिए कि भेड़ बकरियां कि आप किस तरीके से नंबर्स को कोट कर रही हैं। अभी भी आप अगर कल का देखें तो कल बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात की, उन्होंने बोला कि जी 12 बॉडीज हैं, इंक्लूड ये जो रेंजर्स की शहादत है। तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर जो उन्होंने एक फहरिस्त मुहैया की, उसके ऊपर 11 उन्होंने लिखा हुआ है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से कल रात को एक ट्वीट होता है और उसमें वो लिखते हैं दर्जनों लोग शहीद हो गए। अब दर्जनों का मतलब यह है कि कम से कम 24 होंगे, इससे कम नहीं हो सकता। अब यहां पर मसला यह है कि बैरिस्टर गौहर जेल में इमरान खान से मिलकर आ रहे हैं, बाहर आकर बता रहे हैं कि हमने इमरान खान से ये बात की, 12 लोगों की हमने बात की, और इमरान खान के अकाउंट से लिखा जा रहा है कि दर्जनों लोग शहीद हो गए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट किधर से ऑपरेट हो रहा है और क्या ये पाकिस्तान के लिए
एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है कि एक बंदा जेल में बैठा है, उसका ट्विटर अकाउंट अमेरिका में बैठा है, एक शख्स चला रहा है, जो शख्स अमेरिका में वो अकाउंट चला रहा है 2010 में यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर चुका है, अमेरिकी एजेंसियों का वो ऑपरेटिव रहा है, उसके अपने अकाउंट में लिखा हुआ है, और वो बंदा वहां पर बैठकर इमरान खान के नाम से कोई भी बयानिया चला सकता है। और अफसोस की बात यह है कि बयानिया अमेरिका से चलता है और फंसते हमारे इन जैसे भाई हैं। तो यहां पर जरूरत यह है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है, मैं इनसे अभी भी गुजारिश करता हूं कि अपने सोशल मीडिया का नोटिस लें, और ये जो जाली अकाउंट्स आपकी पार्टी का पूरा बयानिया बाहर बैठकर चला रहे हैं, जिनका शायद आपकी क़यादत को भी नहीं पता कि ये लोग पाकिस्तान से हैं या नहीं, आपको इनको रोकना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं रोकेंगे, इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो ये पूरी पार्टी मुझे तबाह होती नजर आ रही है। ठीक है परवेज साहब, अब जो हम वही बार बार बात कर रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी कंसेंसस की ज़रूरत है। यकीनन आपके साथ जितनी दीगर स्टेक होल्डर्स हैं या आपके जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो यकीनन इस पर मुत्तफिक होंगी कि इस वक्त की आम तरीन ज़रूरत यही है कि ये जो साइबर क्राइम है, इसके मुजव्वज़े में तरमीम की जाए। लेकिन बात वही आ जाती है कि इसको अमल दरामद कराने में कोई हिचेस, कोई रुकावट तो नहीं होंगी ना? फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब तो कम से कम हो सकती नहीं है किसी भी किस्म की। देखें, हम जिस मुल्क में, मैं जिस मुल्क में बैठा हुआ हूं, या मैं जिस खिते में बैठा हुआ, यूरोप में बैठा हुआ, यहाँ पे भी रिसेंटली आपने देखा इंग्लैंड में क्या हुआ, एक फेक न्यूज की वजह से कि एक बच्चा है, उसको किसी मुसलमान या जो भी वो फेक न्यूज थी, उसके बाद जो इंग्लैंड में हुआ है वो आप सब आपके सामने है। पूरे का पूरा इंग्लैंड उस फेक न्यूज की वजह से लपेट में आया, और फिर जैसे उन फेक न्यूज को फैलाने वालों में, रीट्वीट करने वालों में, लाइक करने वालों में, शेयर करने वालों में, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर उनको अरेस्ट किया गया और सजाएं दी। यही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि परवेज संधीला स्पेशल है या नदीम कुरैशी स्पेशल है, डॉक्टर फरहान। इसमें अभी देखिए, डॉक्टर फरहान ने एक बड़ी बात की है कि कितनी बड़ी फेक न्यूज है। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हम खान साहब को 12 बता के आ रहे हैं, और इमरान खान के अकाउंट से दर्जनों का जिक्र हो रहा है। आप ये देखें कि यहाँ पे कौन फेक न्यूज फैला रहा है। आने वाले दिनों में ये चीजें लिखी जा रही हैं, सारा कुछ हुआ जा रहा है, आप देखेंगे इसमें बड़ी सख्ती से होने वाला है। और ये जो बार बार जिक्र करते हैं ना, ये लाशों का जिक्र करते हैं और शहादत का जिक्र करते हैं, जिम्मेदार कौन है? इन लोगों को लाने वाला कौन जिम्मेदार है? जब मरियम नवाज साहबा या बिलावल साहब अपने लोगों को काफिला साथ लेके जाते थे, तो वो हर के जिम्मेदार होते थे। बेनजीर साहिबा पर जब हमला हुआ था कारसाज में, तो वो घर नहीं गई थी, वो अपने वर्करों के लिए हॉस्पिटल में चली गई थी। वो जो शहीद हुए थे उनके घरों पे चली गई थी। यहाँ पे बुशरा बीबी जब साथ लेके आई थी लोगों को, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब वो खुद वहां से महफूज रास्ता लेकर फरार शायद गैर मुनासिब होगा, लेकिन जब वहां से वो जा रही थी, तो क्या अपने वर्करों को साथ लेके जाते? फिर उन वर्करों को वहां पर क्यों छोड़ कर गए थे? क्या उन वर्क, अभी देखें, अभी तक जेलों, आपका रावलपिंडी और अटक, यहाँ पे जेलों में इनके वर्कर भरे पड़े हैं। कभी किसी के मुंह से सुना है आपने कि कितने वर्कर हमारे रेस्ट हैं? अब ये तो इनके खुद एडमिट कर रहे हैं ना, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, कि जी बुशरा बीबी कमांड कर रही थी, बहुत बड़ी गलती थी, मुर्सी सियासत तो है ही नहीं। बहरहाल ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। नदीम साहब, आपके दौर में भी, पीटीआई दौर में भी पीका एक्ट में तब्दीलियां हुई थी, लेकिन उसको भी आगे नहीं बढ़ाया गया था। आप नहीं समझते कि मुल्क की सालमियत के लिए, रियासत के लिए, इदारों के लिए, फौज पाकिस्तान के लिए हमारे वो आला फौजी अफसरान जिनकी इतनी सर्विसेज हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है, उनके खिलाफ इस तरह की मनफी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके ट्रोल से हो रहा है या कहीं और से हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इस पर बहुत सख्त किस्म के कवानीन उस पर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं रुकन असम्बली हूँ, 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, दूसरी तीसरी बार मुंतखब हुआ हूँ। मैं हर तरह की मजम्मत करता हूँ उन तमाम लोगों की जो अफवाज ये पाकिस्तान के हवाले से ये बेयकीनी की और किरदार कुशी की ये कंपेन करते हैं, वो हमारे दोस्त नहीं है किसी सूरत भी। और किसी भी शख्स को, मेरा आइडियालॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है परवेज संधीला साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, लेकिन इनकी ज़ात के हवाले से मैं एक हद से ज़्यादा मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं खुद भी चाहूँगा, मैं खुद भी समझता हूँ कि इस कयास को अब ख़त्म होना चाहिए, और हर सूरत वो लोग जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं उनको सामने आना चाहिए, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। अब चूंकि हम अपोजिशन में हैं, गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट मशीनरी जिनके पास है आपके इल्म में है, उनको चाहिए वो 2-4 केस तो बेनकाब करें। अब ये सारा इल्जाम लगा देना जी तहरीक इंसाफ ये कर रही है, ये मुनासिब नहीं है। तहरीक इंसाफ आज अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसमें उसका नुक्ता नंबर 1 ही है कि इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। आपने भी पीका कानून की बात की, तहरीक इंसाफ के दौर में मैं उस पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात था पंजाब में, बहुत उस पर एतराज़ात थे, बड़ी ऑब्जेक्शंस थी, डिफरेंट जो जर्नलिस्ट फोरम थे, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने बड़े एतराज़ात किए। मैंने इसी तरह से पीटीवी पे बैठकर उस वक्त मैं कोशिश करता था डिफेंड करूं, मैं नहीं कर सका। मैं आज भी समझता हूं
कि कवानीन बनाने से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन पर अमल दरामद करके हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और जड़ें क्यों, क्या वजह आई है ये माहौल जो क्रिएट हुआ है, कभी हुक्मरानों को ये भी सोचना चाहिए। डंडा, लाठी, जेल, FIR ये मसाइल का हल नहीं है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अब इसकी रोकथाम के लिए कौन से कवानीन मुतारफ कराए जाने चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। जी देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पिछले 5 दिनों में जो पाकिस्तान के टॉप 3 यूट्यूबर्स हैं जिनका ताल्लुक इन्हीं नदीम भाई की पार्टी से है, उनमें जो नंबर 1 पे है उसने 5 दिन में 2.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। जो नंबर 2 पे है उसने 1 करोड़ 90 लाख रुपए 5 दिन में कमाए हैं। जो नंबर 3 पे है उसने 1 करोड़ 60 लाख रुपए 5 दिन में कमाए हैं। इतने पैसे पाकिस्तान में अब कोई भी कारोबार करके देख लें, कोई बंदा इंडिविजुअल नहीं कमा सकता। तो जिन लोगों की रोजी रोटी का जरिया फेक न्यूज बन चुका है, उनको अगर आपने कंट्रोल करना है तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हुकूमत जो उनके बैंकिंग चैनल्स हैं उन तक रसाई हासिल करे। हुकूमत को इस चीज को देखना पड़ेगा कि गूगल से जब पाकिस्तान में ये सारी पेमेंट्स आ रही हैं तो वो कौन से स्पेसिफिक लोग हैं जो कि फेक न्यूज के जरिए पैसे हासिल कर रहे हैं। और इससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि हमारे ये जो भाई यहां पर बैठे हैं उनको यहां पर बैठकर ये बोलने की जरूरत ना पड़ती कि मैं फौज का एहतराम करता हूं, क्योंकि ये सारा बयानिया जो उनसे वहां से बनाया जा रहा है और ये बेचारे जो पार्टी की क्यादत है जो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिफेंसिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो जब तक हुकूमत उनके फाइनेंशियल चैनल्स के ऊपर फोकस नहीं करेगी, इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां तक हमारे आम लोगों की बात है, देखें हमारे एक आम आदमी को जब भी एक खबर देखे तो आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने हैं कि जब भी आप, अब मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें जी इस्लामाबाद के ऊपर चीलें मंडला रही थी तो लोग कह रहे थे नीचे जी वो लाशें जमा है। अब ये वीडियो सारी हर जगह वायरल हो रही है। अब मतलब चीलें जो सी पंजाब के हर शहर में, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में नजर आती हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि हर शहर में लाशें जमा है? लेकिन इन लोगों का मकसद होता है कि सनसनी फैलाकर आप जब भी उनका कंटेंट देखेंगे उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपनी अक्ल और शऊर से सोचते हैं कि यार चीलें तो हमें हर शहर में नजर आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे कुछ हो रहा है। ये चीलों का एक नेचुरल उनका प्रोसेस है। तो ये चीजें जब तक हम कॉमन सेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और जो डिस्कशन हुई नाजरीन वो बड़ी ओपनली रही, और यकीनन इसका मकसद सिर्फ यही था कि वो दुश्मन जो नज़र आता है उसको टारगेट करना आसान है, लेकिन सोशल मीडिया फोरम इस्तेमाल के जो लोग तखरीबकारी कर रहे हैं, इंतहा पसंदी कर रहे हैं, बदमनी फैला रहे हैं, वो दुश्मन ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बारे में आर्मी चीफ साहब बड़ा स्टेट एक मैसेज दे चुके हैं कि रिवायती दहशतगर्दी से ज़्यादा खतरनाक जो है डिजिटल दहशतगर्दी है, और अब रियासत इससे निपटने की तैयारी कर रही है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने वन वाटर समिट के इजलास से कुछ देर कबल खिताब किया है। बड़े अहम खिताब रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां पर वन वाटर समिट का आगाज़ हो चुका है, बड़ा ही अहम खिताब रहा उनका इस वक्त जो माहौलियाती इस्तेहकाम के तनाजुर में। और उन्होंने बड़े अहम खिताब में बहुत अहम बातें इस हवाले से भी की कि उन्होंने कहा कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो दुनिया को उसका बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है, और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। क्लाइमेट चेंज से मुतासर जितने तरक्की पजीर ममालिक को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और पानी की कमी के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की कि पानी की जो कमी है वो दुनिया में बहुत बड़ा मसला बनकर के सामने आ रहा है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इकदाम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। इसी पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साबिक सफ़ीर मौजूद है GR बलोच साहब, आपको वेलकम कहते हैं सर। हमारे साथ जावेद अली खान साहब फॉर्मर एनवायरमेंटल DG मौजूद है, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। GR बलोच साहब, अगर हम जब क्लाइमेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इस वक्त जो पॉलिसीज़ दुनिया के सामने पेश की जा रही हैं उसमें डिप्लोमेसी का इंतहाई अहम किरदार है। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का ये रवां साल जो 5वां उनका बड़ा दौरा है, और बड़ा अहम ये दौरा इस तनाजुर में भी है कि अभी कुछ दिन कबल जो है वो COP29 का इनेकाद किया गया था, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अपना अदा किया था। आप किस तरह देख रहे हैं इस खिताब को? थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम जो बात करते हैं इस्तेहकाम की, मौसमी इस्तेहकाम की और तरक्की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की,
लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो है मसला, वो है वाटर सिक्योरिटी। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं वो वाटर सिक्योरिटी के चैलेंज से नबर्दा आजमा है, और ये वो एक ऐसा इशू है जो कि एक लिहाज से पूरी दुनिया आलम के लिए एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट भी है और चैलेंज भी है, और ये चूंकि आलमी सतह पे ही हल हो सकता है, तो उसके लिए पाकिस्तान का हमेशा से यही अप्रोच रहा है कि कोई अकेली कंट्री इसको ना फेस कर सकती है, ना ही उसमें पॉसिबल है किसी एक कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक कॉमन हेरिटेज है कि जो पानी पूरी दुनिया का निज़ाम है, और उस लिहाज से हमारे ताल्लुकात जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कोऑपरेशन होता है। और अगर स्पेसिफिकली कहा जाए सऊदी अरब की तरफ ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा ओकेजन है कि जहाँ पे सऊदी अरब और जो और दूसरे ममालिक जो इस समिट वन वाटर समिट में हिस्सा ले रहे हैं उनके साथ रीजनल लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे एक हम आवाज़ हो के कोई स्ट्रैटेजीज बनाने की बात होगी, क्योंकि ये कॉमन स्ट्रैटेजीज से ही होगा। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर मुल्क का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सो दिस काइंड ऑफ अ म्यूचुअल लर्निंग एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। और ख़ासतौर सऊदी अरब को अगर कहा जाए तो वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक रेगिस्तानी मुल्क है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी की, ज़राअत के लिहाज से, पानी की कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के अंदर, डिसैलिनेशन के अंदर, और उसके अलावा सोलर के साथ चलती हुई बहुत सारी पानी को इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है, हमारा 50% से भी ज़्यादा, 60% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन ज़राअत पे ही मुनहसर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ हमारे लिए तो पानी का मसला सर्वाइवल का मसला है। तो उस हवाले से जहाँ तक नए ज़राए पानी के अब कहाँ से आएंगे, दरियाए सिंध एक ही है, अब दोबारा तो नहीं कहीं से ला सकते। तो अब हमारे लिए ये है कि इस पानी को सही तरह इस्तेमाल किया जाए, वो टेक्नोलॉजीज लाई जाए और जिसमें कंजर्व हो पानी, जिसमें आप एक पानी के गैलन से बहुत सारा काम कर सकें, जिसमें एग्रीकल्चर को हमें मॉडर्न बनाना पड़ेगा, उसमें नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी, और ये सब कुछ पॉसिबल है जब आप रीजनल कोलैबोरेशन करें और ग्लोबल कोलैबोरेशन करें। इस तरीके से ही, स्ट्रेटजी से ही हम आगे चल सकते हैं। तो जावेद साहब, ये सऊदी अरब का जो एक वन वाटर समिट, इसमें कौमी हिकमत अमली बराए 2030 इसका आगाज हुआ है, आप इसमें दुनिया की दिलचस्पी कैसे देख रहे हैं? मैं इसको जिस तरह बलोच साहब ने अभी फरमाया कि देखें ये एक ग्लोबल इशू है और ये क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा अहम है, क्योंकि वाटर को कहते हैं कि यही जो है ना ये सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइफ है। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी को ग्लोबली इंश्योर न किया जाए या कॉपरेशन के जरिए ही ये हो सकती है, तो असल में वाटर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं और मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। मसलन मैं सोच रहा था कि अभी देखें इंडस की बात हो रही है, ये पूरी दुनिया में अपर राइपेरियन स्टेट और लोअर राइपेरियन स्टेट, यानी वो दरिया के ऊपर वाले मुकाम पे जो कंट्रोल करते हैं पानी के फ्लो को डाउनस्ट्रीम, उनका, और जो नीचे रिसिपिएंट हैं या जो रिसीव करते हैं, मसलन इंडिया और पाकिस्तान का ले लें और इंडस वाटर ट्रीटी ले लें, तो हम लोग जो है ना सबसे ज़्यादा मुतासिर तो उस वजह से होते हैं कि जब हमको पानी चाहिए होता है तो पानी नहीं मिलता है, और जब नहीं चाहिए होता है तो इफरात वो हमको हमारी तरफ पानी का रुख कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो है ना, फिर वाटर मैनेजमेंट का भी इशू है। हम ग्लेशियर्स की बात है, वाटर रिजर्वायर को बढ़ाने की बात है, तो पाकिस्तान को लेसन्स लर्न से सीखने का मौका मिलेगा इस समिट में, और फिर अपने इश्यूज को बताने का, क्योंकि हम अब वाटर स्केर्स कंट्री के लेवल से भी ऊपर आ गए हैं, और अब हम वाटर डिफिसिट, या जिसको कहना चाहिए कि एक क्राइसिस स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो उस थ्रेशोल्ड से भी हम आगे चले गए हैं, जहां पर के
इंसान की बका के लिए और हमारी बढ़ती हुई आबादी को, जितनी ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है उतना ज्यादा पानी का डिमांड बढ़ रहा है हमारे ज्यादातर शहरों में जो है, और एग्रीकल्चर में और बाकी चीजों में आप देख लें तो पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें कुछ तो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज हैं। इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज में रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। बाकी हमको अपना इन हाउस वाटर पॉलिसी को और वाटर मैनेजमेंट को और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। तो ये जो है ना, मुख्तलिफ डायमेंशंस को जहन में रखना चाहिए और उसको रखते हुए फिर हतमी तौर पर या अमली तौर पर जो है ना, हर फ्रंट पे हमको इस वाटर क्राइसिस के इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है जी आर बलोच साहब, अब जिस तरह हम इस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब भी हमने अभी सुना है, आप क्या समझते हैं कि कितना बेहतर तरीके से उन्होंने जो आलमी दुनिया है उसको कन्विंस किया है, और आलमी दुनिया या ताकतवर ममालिक जो है अब इस फोरम का हिस्सा बनेंगे, तो ये जो पानी शॉर्टेज है, पानी स्टोरेज का मामला है, या आप बाद में क्लाइमेट स्टेबिलिटी के हवाले से बात कर लें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितना बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली ये समिट देखिए, जहाँ बेसिकली फोरम होते हैं जहाँ पे आप अपनी विजन को डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान एज ए कौम, एज ए स्टेट क्या समझता है उस चैलेंज को और किस तरह से नंबरदा आजमा है। और चूंकि अब इस समिट के अंदर सऊदी अरब है, फ्रांस है, कजाकिस्तान है और वर्ल्ड बैंक है और उनके एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी तरफ एक लिहाज से उनका ऑडियंस न सिर्फ वो जो लोग अभी समिट में आए, लेकिन दुनिया एज ए जनरल जो ऑडियंस जो इंटरेस्टेड है, और बल्कि पूरी दुनिया ही होगी इस लिहाज से, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना चैलेंज है। बट डेफिनेटली उन्होंने अपनी जो मुद्दा पेश किया, पाकिस्तान का जो विजन पेश किया है पानी के हवाले से, पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है वाटर फॉर द फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, और ख़ास तौर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें पानी का दुरुस्त इस्तेमाल, उसका ज़िया ख़त्म करना है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसकी ज़रूरत है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े मुदल्लिल तरीक़े से और बड़ा इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान का मुद्दा पेश किया और दुनिया को सेंसिटाइज किया, जो लीडर्स वहाँ पे आए हुए थे, कि पाकिस्तान किस तरह से एज ए नेशन इस चैलेंज को देखता है और किस तरह से लुक फॉरवर्ड करता है कि जितने भी हम ख्याल लोग हैं जो या इफ़ेक्टेड, थोड़े या ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो लोग, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में मिलके किस तरह से, ये पहली बेसिकली बात ये है कि ये जंग हम जो है वो अकेला कोई भी मुल्क नहीं जीत सकता। ये जंग इज्तमाही तौर पे पूरी दुनिया ने, आलम ने आपस में मिलके दुनिया आलम ने करना है, तभी जाके हम इस जंग को, जो कि हमारी एक लिहाज से नस्ल इंसानी की बका की जंग है और बल्कि इस उर्रे अर्स के बका की जंग है। तो आई थिंक उस लिहाज से ये तमाम मैसेजेस जो मैं देख रहा था उनकी स्पीच को, ये तमाम उसमें वीवन थे इन अ डिफरेंट वर्ड्स, पर डेफिनेटली जो फिलॉसफी और थर्स्ट था उनका यही था कि ये एक इज्तमाही चैलेंज है, इज्तमाही थ्रेट है, और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स और बहुत सारे, जो कि जिस तरह पहले बताया गया कि पाकिस्तान इज़ अमंग द वाटर स्कैर्स कंट्री, द टॉप वाटर स्कैर्स, बल्कि वाटर इनसिक्योर कंट्री है। और फिर जिस तरह से हमारी माशाल्लाह पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अगले कुछ साल दहाइयों में हम 250 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, तो हमें बहुत पानी चाहिए होगा, बहुत ज़रा अनाज उसी से आता है, उससे लोगों को पानी मतलब है कि हमें फराहम करना पड़ेगा खेती बाड़ी के लिए भी और बाकी इंडस्ट्री के लिए भी और लोगों को रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। तो आई थिंक इट वाज वेरी इफेक्टिवली प्राइम साहब ने ये तमाम चीज़ें बड़े इफेक्टिवली वहाँ पे प्रेजेंट की। ठीक है, तो जावेद साहब, अब पाकिस्तान के अपने अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हमें जिस तरह अभी जे.आर. बलोच साहब ने भी फरमाया कि हमें पानी का तो मसला बहुत सीवियर किस्म का हमें सामना होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। हम किस तरह पानी के वसाइल को महफूज बनाएं, किस तरह मंडल लैंड वाटर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, और पानी की जो तरसील है उसको जदीद
टेक्निकल बुनियादों पर किस तरह लेकर आए? अच्छा, तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ना, बात यही, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुख्तलिफ फ्रंट पे हमको इफेक्टिवली इस चैलेंज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो वाटर रिजर्वायर की कैपेसिटी है ना, वो दुनिया में मेरे ख्याल में बाकी मुल्कों से बेइंतहा कम है। तो वो इतने 90 डेज का या इतने मुख्तलिफ कैपेसिटी को इस तरह से मेजर किया जाता है कि कितने दिन का रिजर्वायर जो है ना वो इस मुल्क के पास है। तो पाकिस्तान को अपने रिजर्वायर्स बढ़ाने हैं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रंट है अपने वाटर को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि हर 2 साल बाद हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, और अगर जो हर 2 साल बाद फ्लड आते हैं तो उसमें से पानी को अगर हम रिजर्वायर हमारे पास होता या अगर हो जाए या अगर बढ़ जाए तो हमारी वाटर स्टोरेज जो है ना उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि आप ये देखें अगर कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद ये जो 7 हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं दुनिया के, वो पाकिस्तान के नॉर्थ में ये वहाँ पर मौजूद हैं। इसको 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो जो हमारे पास खुदा का जो दिया हुआ तोहफा है, उसको हम अगर इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के काबिल हों तो हम काफ़ी हद तक अपने चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट में जैसे बलोच साहब ने भी जिक्र किया, मसलन हम एक दफ़ा अपने दफ्तर में कैलकुलेट कर रहे थे सिर्फ कराची के पानी के बारे में कि कितना मिलियन मतलब वो गैलन पानी जो है ना वो आता है और कितना मिलियन गैलन पानी अनट्रीटेड समुंदर में बहा दिया जाता है। तो पानी को रिसाइकिल करने की भी जरूरत है। जापान में एक पानी 6 दफा पिया जाता है, यानी ये पानी को रिसाइकिल करके। तो ये जो स्केर्सिटी है ना, इसके डायमेंशन को सामने रखते हुए जो कुछ भी मुमकिन है उसको अमल में लाना जरूरी होगा और उसके ऊपर काम करना जरूरी होगा, और उसके लिए जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और फिर ये कि जैसे मैंने बताया कि इस किस्म के इंटरनेशनल फोरम्स में इंसान बहुत कुछ लर्न करता है, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स इसमें MOUs वगैरह साइन हो जाते हैं, क्योंकि देखें अकेला तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर सब मिलकर काम करें तो बहुत कुछ, सबके मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात की। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो मसला है वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है, लेकिन इस वक्त दुनिया को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि पानी का मसला एक अलमिया बनकर जन्म ले सकता है अगर बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की हिकमत अमली ना अपनाई गई। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।